प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र जो दूसरा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और पहलू, एक और भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम तीसरे चरण का अध्ययन कर रहे हैं 1905 से 1919। ये उग्रवादियों का युग था, या यूँ कहें कि उग्रवादी उदारवादियों के बीच मतभेद का युग इसको माना जाता है। आधे कारण हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। इस वीडियो में हम उसके शेष बचे कारणों का उल्लेख करेंगे, और विशेष रूप से इसको मैंने जो नाम दिया है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति 1898 से 1905, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण है। उस चरण में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो लॉर्ड कर्जन की नीति है। लॉर्ड कर्जन की नीति ने भारतीय उदारवादियों, उग्रवादियों, स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों में जो जन चेतना नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रस्तुत की, ऐसा अन्य कोई वायसराय नहीं था। हालांकि ब्रिटेन से जितने भी वायसराय आए थे या लॉर्ड आए थे, वो सभी भारतीयों के पक्ष में कभी नहीं रहे। इससे पूर्व भी लॉर्ड लैंसडाउन जो 1888 से 1994 में था, लॉर्ड एल्गिन जो 1894 से 1898 में था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जो 1898 से 1905 में था। लगभग सभी वायसराय जो थे वो ये इनके कारण ब्रिटिश को आर्थिक हितों के पक्षधर थे, और ये इनके प्रकार भारत में किसी प्रकार से शासन व्यवस्था स्थापित रहे और ब्रिटिश शासन लाभ में रहे। भारतीय पर किसी प्रकार से जो राजनीतिक शक्ति है वो बनी रहे, यही इनका मूल उद्देश्य था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण है, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लॉर्ड कर्जन का नाम भी आता है। ये अलग से इसलिए भी लिया गया है कि कई बार छोटे प्रश्नों में लॉर्ड कर्जन की नीति के बारे में सवाल आ जाते हैं, 5 नंबर का सवाल आ जाता है। उस दृष्टिकोण से हम लॉर्ड कर्जन की 1898 से 1905 तक क्या नीति रही, इस संदर्भ में भी हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, इनके शासनकाल में जो कुछ हुआ, उससे भारत में जन चेतना का तीव्र विकास हुआ था। तो सबसे पहले इनके कार्यकाल में कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 आया था। इसके अंतर्गत स्वचालित संस्थाओं और सरकारी प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1899 में एक कानून द्वारा निगम के सदस्यों की संख्या 75 से घटाकर 50 कर दी गई। यानी कि जो कलकत्ता कॉरपोरेशन जो था उसमें 50 सदस्य थे, उससे घटाकर 25 कर दी गई, और उसमें 25 भारतीयों को हटा दिया गया। संख्या कम करने का उद्देश्य भारतीयों को अल्पमत में रखना था। दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 था। इस अधिनियम के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों की आंतरिक स्वायत्तता नष्ट कर दी गई। जैसा रोनाल्डो ने लिखा कि इस एक्ट का मुख्य लक्ष्य विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट, 2 बॉडी होती है विश्वविद्यालय में, सीनेट और सिंडिकेट, ये इनका यूरोपीकरण करने का इनका मुख्य उद्देश्य था, और इस विश्वविद्यालय को पूर्ण रूपेण सरकारी विश्वविद्यालय बनाना था। इस एक्ट द्वारा सिंडिकेट की सदस्य संख्या घटा दी गई और विश्वविद्यालय को मान्यता देने न देने संबंधी निर्णय सरकारी हाथ में आ गए। इस प्रकार से हर क्षेत्र में भी अंग्रेजों का यह दखल चलता रहा। तीसरी नीति जो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई वो सरकारी गोप्य विषय अधिनियम 1904 था। इस एक्ट के तहत सैनिक असैनिक विषयों में भेद को दंडनीय बना दिया गया। साथ ही समाचार पत्रों में प्रकाशित समालोचनाओं का भी गला घोट दिया गया। साथ ही विधि द्वारा निर्मित सरकारों के साथ सहयोग करना अनिवार्य हो गया। यानी कि सरकार का साथ देना अनिवार्य है, सरकार से असहयोग करना दंडनीय है। इस प्रकार का कानून लाया गया।
चौथा जो था सीमा प्रांतीय अफगानिस्तान तथा तिब्बत संबंधी नीति। लॉर्ड कर्जन ने चीन, तिब्बत, अफगान, फारस आदि आदि पर सैनिक कार्रवाई की गई या यहाँ युद्ध लड़े गए, इन सभी पर जो खर्चा होता था वो भारतीयों के द्वारा वसूला गया। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी घटना थी लॉर्ड कर्जन के काल की, वो बंगाल का विभाजन था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की ही देन थी। उस समय जो संपूर्ण बंगाल था उसमें पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर आदि सम्मिलित थे। कर्जन चाहता था कि प्रशासन के दृष्टिकोण से या शासन के संचालन के दृष्टिकोण से इतने बड़े राज्य का विकास या उसमें शासन करना संभव नहीं है, इसलिए इसके कुछ भाग किए जाना चाहिए, 2 भाग 3 भाग वो किए जाना चाहिए। यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजन तो उचित था, किंतु लॉर्ड कर्जन की और अन्य वायसराय की इसमें मंशा ठीक नहीं थी। लॉर्ड कर्जन ने पश्चिम बंगाल का विभाजन करने से पूर्व हिंदू मुस्लिम को भड़काना आरंभ कर दिया और इन्होंने इसी के आधार पर इसको 2 भागों में, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बांट दिया और 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग हो गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसी संदर्भ में पूर्वी बंगाल के गवर्नर सर बेमफाइल्ड फुलर ने भी भारतीय लोगों को या हिंदू मुस्लिमों को भड़काने के लिए एक वक्तव्य दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी 2 स्त्रियां हैं, एक हिंदू दूसरी मुसलमान, किंतु वह दूसरी को अधिक चाहते हैं। इसी प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने भी अनेक ऐसे स्टेटमेंट दिए, अनेक ऐसे भाषण दिए, अनेक हिंदू और मुस्लिम को उकसाने के सामने का पूरा षड्यंत्र किया। इस बंग भंग के बाद एस.एन. बनर्जी ने कहा कि बंगाल विभाजन हम पर बम की तरह गिरा। हमने समझा कि ये हमारा घोर अपमान है। पूरे राष्ट्र में घोर विरोध हुआ। इस हेतु उदारवादियों, उग्रवादियों की नीतियों में भी फर्क या विवाद उठा। उग्रवादी बंग भंग पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पक्ष में थे, जबकि उदारवादी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो ये लॉर्ड कर्जन के काल की कुछ कटु नीतियाँ थी, जिसने भारतीयों को या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत अधिक उद्वेलित किया। इसी में हम एक छोटा सा टॉपिक भी है जो कि इस पाठ की या इस अध्याय की संपूर्णता को प्रतिपादित करता है। उदारवाद और उग्रवाद, अर्थात उदार स्वतंत्र सेनानी या उग्र स्वतंत्रवादी के बीच क्या वैचारिक अंतर था। कई बार छोटे प्रश्नों में इस प्रकार के सवाल पूछ लिया करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उदार स्वतंत्र सेनानियों और उग्र स्वतंत्र सेनानियों के बीच में क्या क्या वैचारिक मतभेद थे। इनका अंतर करते हुए पाया गया नंबर 1 कि उदारवाद उच्च वर्ग के थे और उग्रवाद के जो सदस्य थे वो मध्यम वर्ग के पाए जाते थे। उदारवादी पश्चिमी सभ्यता को ईश्वरीय वरदान मानते थे, जबकि उग्रपंथी पश्चिमी सभ्यता को अभिशाप मानते थे। उदारवादी ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति रखते थे और उग्रपंथी या उग्रवादी ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी थे। उदारवादी क्रमिक विकास के अभिलाषी थे कि संवैधानिक साधनों से धीरे धीरे विकास होगा, जबकि उग्रवादी तत्काल परिवर्तन चाहते थे और वो हिंसक साधनों का प्रयोग करने से नहीं चूकते थे। उदारवादी संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे और उग्रवादी उग्र साधनों में विश्वास रखते थे। उदारवादी की जो राजनीति या जो उनकी कार्य करने की शैली है उसको भिक्षावृत्ति की राजनीति कहा गया है, जबकि उग्रवादियों की स्वावलंबन की राजनीति वो अपने आप को कहते हैं। उदारवादी ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे और उग्रवादी इनके पूर्णतः असहयोगी थे। इस प्रकार से ये अंतर दोनों के मध्य